आज हम स्टार्ट करें एक नई बुक। बुक का नाम है गति विज्ञान या डायनेमिक्स। इसके अंदर सबसे पहला चैप्टर आपका है वेग और त्वरण। आप सभी वेग और त्वरण की अच्छी प्रकार परिभाषा जानते हो। समय के साथ दूरी में कितना परिवर्तन आ रहा है वो वेग कहलाता है, और समय के साथ वेग में कितना परिवर्तन आ रहा है वो त्वरण कहलाता है। ठीक है। अब हमें यहाँ पर वेग और त्वरण क्यों पढ़ना है? क्योंकि हम यहाँ पर किसी कर्व के अकॉर्डिंग कोई कण गति कर रहा है, उसका वेग और त्वरण ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए पहले मैं आपको इसके जो गणितीय डेफिनेशन है या मैथमेटिकल ये डेफिनेशन है वो एक बार नोट कर देता हूँ। यहाँ पर गणितीय परिभाषा नोट कर देता हूँ, उससे आपको वेग और त्वरण के जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार अटेम्प्ट करने हैं वो समझ में आ जाएंगे। देखिए मैंने नोट कर दिया है। वेग की डेफिनेशन क्या होगी? समय के साथ जो आपकी दूरी है उसमें कितना परिवर्तन आ रहा है वही क्या कहलाता है? वेग कहलाता है। तो वेग बराबर हो जाएगा dx अपॉन dt। त्वरण क्या होता है? समय के सापेक्ष वेग में कितना परिवर्तन आ रहा है तो वो हो जाएगा त्वरण, यानी समय के साथ सापेक्ष वेग में कितना परिवर्तन आ रहा है वो क्या हो जाएगा? त्वरण। तो यहाँ पे त्वरण की हम 3 फॉर्मूला लिख सकते हैं। पहला फॉर्मूला तो ये हो गया। दूसरा देखिए यहाँ v की वैल्यू पुट कर देता हूँ। v की वैल्यू क्या है? dx अपॉन dt। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं dx अपॉन dt। तो इसको मैं कंबाइन करके ऐसे लिख सकता हूँ d² x अपॉन dt²। दो फॉर्मूले। फिर तीसरा फॉर्मूला मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ, यहाँ पे dx को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया अपन ने, तो dx अपॉन dt dx अपॉन dt ये क्या हो जाएगा? v। तो यहाँ पे तो v लिख दिया, और dv अपॉन dx इसको यहाँ लिख दिया। तो हमारे पास वेग के लिए 3 फॉर्मूले हैं। तो अब यहाँ पर हमारा पर्पज क्या है इसको पढ़ने का? पर्पज ये है कि मान लो हमारा जो कण है जिस पे हम जिसको हम निरीक्षण कर रहे हैं जिसका, और वो समय के सापेक्ष यानी टी के सापेक्ष एक स्पेशल वक्र में गति कर रहा है। ठीक है। यानी आपके पास वक्र की समीकरण है तो आप उसका उसका वेग और त्वरण बता सकते हैं। यानी हम किसी मैथमेटिकल रूप से हम उसका वेग और त्वरण कैसे फाइंड करेंगे, मतलब उसके बारे में हमें पढ़ना है इसमें। तो इसमें देखिए कुछ सवाल, ये देखिए मैंने क्वेश्चन नोट कर दिया। पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज फर्स्ट ए का। यदि कोई कण एक सरल रेखा में x² बराबर AT² प्लस 2BT प्लस C के नियम के अंतर्गत गतिमान हो, मतलब एक कण है वो गति कर रहा है, लेकिन उसका जो गति करने का जो विस्थापन है यानी दूरी है x, वो किस पे डिपेंड करता है? टाइम पर। ठीक है। यानी सपोज कीजिए यहाँ टाइम 0 रख दो, यानी हमने अभी प्रैक्टिकल स्टार्ट नहीं किया। तो प्रैक्टिकल जब स्टार्ट करने से पहले टाइम क्या होता है? 0, यानी स्टार्ट करने के दौरान। ठीक है। तो t बराबर 0, तो यानी इसका मतलब क्या हो गया? x बराबर √c। तो यानी x कहाँ पे पड़ा है, मतलब वो कण कहाँ पे पड़ा है? मूल बिंदु से √c दूरी पे पड़ा है। ठीक है। फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, जैसे यहाँ 1 रख दो तो कितनी दूरी हो जाएगी? a प्लस 2b प्लस c, मतलब वही, और इसका रूट भी ले लो। ठीक है। तो मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा उसकी डिस्टेंस बढ़ती जाएगी। तो x और t में आपको एक रिलेशन दिया हुआ है। अब इस रिलेशन की हेल्प से हमें क्या निकालना है? त्वरण निकालना है। और साथ में ये भी सिद्ध करना है कि जो त्वरण निकलेगा वो x³ के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो पहले हम त्वरण निकाल लेंगे और उसमें हम जाके देख लेंगे कि वो त्वरण क्या x³ के व्युत्क्रमानुपाती है या नहीं है। ठीक है। तो त्वरण निकालने के लिए देखो 3 सूत्र है। ये वाला सूत्र कब काम में लेना है? 3 सूत्र हमारे पास त्वरण के, ये कब काम में लेना है? जब वेलोसिटी दी हुई हो आपको, मतलब जब वेलोसिटी टी के पदों में दी हुई हो। यहाँ पे तो एक्स टी के पदों में दिया हुआ है। ठीक है। ये दूसरा सूत्र कब काम में लेना है? जब एक्स टी के पदों में दिया हो। ठीक है, जो कि सवाल में दिया हुआ है। तीसरा सूत्र कब काम में लेना है? जब वी एक्स के पदों में दिया हुआ हो। ठीक है। यहाँ पे वी है ही नहीं, तो पहला और तीसरा फॉर्मूला तो वैसे ही यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ वी है ही नहीं। तो मैं पहला और तीसरा यूज़ नहीं कर सकता। मुझे कौन सा यूज़ करना चाहिए? दूसरा फॉर्मूला, यानी एक्स टी के पदों में दिया हो। तो देखिए एक्स टी के पदों में दिया हुआ है, तो मैं कौन सा सूत्र यूज़ करूँगा? दूसरा सूत्र यूज़ करूँगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना है? एक्स का 2 बार अवकलन करना है टी के सापेक्ष। तो देखिए पहली बार
ये तो हमें दिया हुआ है, तो इसका अवकलन करेंगे 2x dx, 2x फिर x के सापेक्ष 1 हो जाएगा। फिर यहाँ अवकलन करेंगे 2at प्लस 2b और ये 0 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास रहेगा x बराबर 80 प्लस b। अच्छा एक सेकेंड, हमें t के सापेक्ष करना है, ठीक है। तो 2x फिर x का करेंगे तो dx अपॉन dt आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ देखिए 280 हो गया, फिर यहाँ 2b हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ dx अपॉन dt बच जाएगा और 2 तो सारे कैंसिल हो गए, x हो रहेगा। इस x को मैं इधर डिवाइड में भेज देता हूँ एक बार। इसका वापस अवकलन करेंगे तो पुनः इसको u बटे v की फॉर्म में मान लेते हैं। तो पहले u को छोड़ा, u बटे v को छोड़ा, u का अवकलन किया, फिर माइनस इस बार इसका अवकलन करना यानी dx अपॉन dt, और पूरे के अपॉन में क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर। dx अपॉन dt की वैल्यू हमारे पास ये है, एट्टी प्लस बी अपॉन एक्स, ये वैल्यू है, और साथ में एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर जब डिवाइड होगा तो यहाँ एक्स क्यूब हो जाएगा। यहाँ से एक्स क्यूब एलसीएम आ रहा है, तो जो एक्स क्यूब एलसीएम आ रहा है तो यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर माइनस 80 प्लस बी, और 80 या स्क्वायर ही कर दूँ मैं इसका। अब एक्स स्क्वायर की देखो ये रही हमारे पास वैल्यू 80 स्क्वायर, तो 80 स्क्वायर और साथ में ए भी गुणा है तो ए स्क्वायर प्लस 2 ABT और प्लस AC माइनस 80 प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब। इसको ही हम क्या बोलते हैं, त्वरण। तो त्वरण बराबर क्या हो जाएगा ये, अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि त्वरण का मान आ गया हमारे पास ये, और त्वरण किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स क्यूब के व्युत्क्रमानुपाती, बट्टे में है इसलिए व्युत्क्रमानुपाती। अगर यही एक्स क्यूब ऊपर होता तो समानुपाती हो जाता। तो त्वरण एक्स क्यूब के व्युत्क्रमानुपाती है, ये हमें सिद्ध करना था। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। यदि एक सरल रेखा में गतिमान किसी कण द्वारा लिया गया समय तय की गई दूरी के व्युत्क्रमानुपाती हो, तो हमें सिद्ध करना है कि त्वरण, जो त्वरण होगा वो दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती होगा, यानी एक्स क्यूब के व्युत्क्रमानुपाती होगा, ऐसा दिखाना है हमें। तो जो हमें गिवन है, पिछली बार तो हमें गिवन था वो अब उसने खुद ने लिख के दे दिया, ठीक है, यानी मैथमेटिकल रूप में लिख के दे दिया। इस बार जो गिवन है उसने थ्योरेटिकल रूप में बताया है, तो उस थ्योरेटिकल को आपको खुद को मैथमेटिकल में चेंज करना पड़ेगा। क्या बताया इसने कि कोई भी गतिमान कण है उस द्वारा लिया गया समय तय की गई दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी t जो है वो तय की गई दूरी यानी x के व्युत्क्रमान के वर्ग के, यानी वर्ग के अनुपाती यानी समानुपाती है, ठीक है। तो अब इसको समानुपाती निशान को अपन हटा के कोई कांस्टेंट लिख देते हैं, कोई कांस्टेंट c एक्स स्क्वायर, मतलब ये x और t का रिलेशन आ गया हमारे पास। अब हमें क्या चाहिए, हमें तो त्वरण चाहिए, तो इसका मैं पहला अवकलन करूँगा। इस बार देखो यहाँ t है उधर x है, तो मैं इसका x के सापेक्ष कर देता हूँ, तो dt अपॉन dx और इधर हो जाएगा 2x, ठीक है, x का कर रहे हैं अपन और साथ में कांस्टेंट c। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए dx अपॉन dt, तो इसका रेसिप्रोकल कर लो। अब इसका वापस अवकलन कर दूं,
इस बार किसके सापेक्ष, टी के सापेक्ष। मैंने इसका रेसिप्रोकल कर लिया, पहले टी ऊपर था, अब टी देखो नीचे। अब इसका वापस टी के सापेक्ष कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, त्वरण। तो देखिए 1/2c, इसमें तो कोई फर्क नहीं आना, कांस्टेंट है। x 1/x का करेंगे तो -x², ठीक है। और फिर x का करते हैं तो dx/dt, और dx/dt की अभी वैल्यू निकाली थी, ये रही 1/2xc। तो इसको मैं अगर लिखूँ 1/2xc 4c² और x³। तो ये आ गया हमारे पास d²x/dt²। इसको एक बार यहाँ नोट कर देता हूँ मैं, d²x/dt² बराबर क्या आया हमारे पास, माइनस का 1/4c², ये तो देखो पूरा कांस्टेंट है, और बाकी क्या रहा, x³। तो अब बता सकते हो ये त्वरण है। तो देखिए त्वरण समानुपाती है 1/x³। तो जब ये बट्टे में होता है तो त्वरण इसके व्युत्क्रमानुपाती हो गया। तो ये सिखाना था हमें कि जो त्वरण है वो दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती है। तो त्वरण है वो दूरी x के घन के व्युत्क्रमानुपाती है। तो ये प्रूफ हो गया हमारा सवाल। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि समय t को वेग v का फलन माना जाए तो सिद्ध कीजिए कि त्वरण f के घटने की दर ये होगी। इस सवाल को आप कैसे करोगे वो देखो, यहाँ पे क्या कह रहा है, जो त्वरण f है उसके घटने की दर, यानी समय के साथ घट रहा होगा वो, तो वो जो घट रहा है वो कितना घट रहा है उसके बारे में आपको बताना है। तो वैसे तो आपको सवाल में बताया हुआ है कि आपको आंसर ये लेकर आना है, तो कैसे लाओगे ये आंसर वो देखो। यदि समय t है और t को किसका फलन माना है, वेग का, तो देखो त्वरण क्या होता है, यानी यहाँ से हमें ये समझ में आता है कि v और t में एक रिलेशन है। तो त्वरण बराबर, यहाँ पे त्वरण को देखो f बोला हुआ है, तो v और t के जो रिलेशन के लिए हम सूत्र लिखते हैं वही होता है dv/dt। 3 सूत्र बताए, उनमें मैंने कौन सा सूत्र लिया, पहला वाला। तो पहला वाला फॉर्मूला काम में लेंगे क्योंकि उसमें v और t में रिलेशन दिया हुआ है, यहाँ पे भी सवाल में v और t में रिलेशन दिया हुआ है। अब देखिए t को वेग v का फलन माना हुआ है, और इसको देखने से क्या पता चलता है, वेग t का फलन है जबकि t वेग v का फलन है, ठीक है। तो इसका मैं रेसिप्रोकल कर दूं। अब यहाँ से देखने में ये लगता है कि यहाँ t v का फलन है। अब मैं दोनों तरफ अगर डिफ्रेंशिएट करूँ तो यहाँ पे हो जाएगा -f², यानी v के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ तो df/dv, और इधर हो जाएगा d²t/dv², df/dv, और हमें क्या चाहिए, df/dt चाहिए। तो ऐसा लिख सकते हैं अपन कि जो फलन है उसका पहले t के सापेक्ष कर दिया और जो t है उसका v के सापेक्ष कर दिया, तो वापस बनेगा तो वही। यहाँ पे देखिए dt/dv है, उसकी जगह 1/f है, तो यहाँ 1/f रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 1/f³ df/dt बराबर d²t/dv²। df/dt बराबर, इसको उधर भेज देते हैं तो -f³ d²t/dv²। तो अब यहाँ पे देखिए नेगेटिव क्या बता रहा है कि जो f है वो समय के सापेक्ष घट रहा है, तो यानी घटने की दर। तो f के घटने की दर कितनी है, f के घटने की दर कितनी है, ये नेगेटिव तो क्या बता रहा है, घटने की दर। तो परिणाम कितना, ये तो मतलब ये तो डायरेक्शन बता रहा है, घट रही है बढ़ रही है। इसका रिजल्ट कितना है, इतना है इसका रिजल्ट, f³ d²t/dv²। यही आपको बोला था, f³ d²t/dv²। तो इस एक्सरसाइज में सिंपल ही थी, कोई ज़्यादा नहीं था इसमें। एक वेलोसिटी का सूत्र है और जो एक्सलेशन है उसके 3 सूत्र है, 1 2 3। ये तीनों आपको मैंने बता दिया कब कैसे यूज करने हैं, बाकी सवाल आप करके देखिए।
ठीक है, बाकी अगली क्लास में देखते हैं।